नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें जीएस की चैनल पे। आज हम जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। ये न तो मौलिक अधिकार होता है और न ही इसे सीधे कोर्ट में पेश किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। तो होता क्या है ये, लेकिन फिर भी ये भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं यह महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों बना और किस लिए इसे एक राज्य के लिए नीति निर्देशक और दिशा निर्देश देने के लिए बोला गया है। ये संविधान ने इसे एक आदेश या दिशा निर्देश के रूप में राज्यों को दिया गया है। तो बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। पहले देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है। फिर हम संविधान में जाते हैं, उसमें देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में पार्ट 4 में देखने को मिलता है। संविधान जब उठाओगे देखोगे तो उसमें पार्ट 4 यानी भाग 4 में यह देखने को मिलेगा, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका जिक्र किया गया है। ये वे सिद्धांत हैं या दिशा निर्देश बोले जिन्हें संविधान ने किसको दिए हैं, राज्य को दिए हैं। यानी राज्य इस पर कानून बना सकते हैं, ये राज्य के लिए है। और राज्य क्या करता है, इसमें एक आदर्श समाज और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। इस बात करते हैं इनका इतिहास और प्रेरणा स्रोत क्या है, यानी इसको कहाँ से लाया गया है, कौन से संविधान से उठाया गया है। जब हमारे संविधान निर्माता है, जब संविधान बना रहे थे तो इसे चुना गया है, वहां से चुना गया है और किससे चुना गया है। तो इस जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका विचार आयरलैंड से लाया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वहीं से इसने इस भाग का नाम और विचार उधार लिया गया है। संविधान निर्माताओं ने ये सोचा, अगर सरकार सिर्फ राजनीतिक और कानून चलाएगी तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, इसलिए इसको सोचा गया है। इसलिए डीपीएसपी को जोड़ा गया ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव से मुक्ति मिल सके और देश को एक नई दिशा ले जाने के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रणाली से जोड़ सके। बात करते हैं डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में किस तरह से अंतर है। इसे इस पॉइंट हिसाब समझते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, मुख्य बिंदु है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। भाग में बात किया जाए तो इसे भाग 3 यानी पार्ट 3 में रखा गया है, इसके भाग 4 में रखा गया है। जो संविधान देखने को मिलता है भाग में डिवाइड है, टोटल 25 भाग है, उसमें तीसरा भाग मौलिक अधिकार का है और चौथा भाग है वो नीति निर्देशक तत्व का है। अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो 12 से इसमें 35 नंबर तक का जो अनुच्छेद दिया गया है वो मौलिक अधिकार है। 36 से 51 तक दिया गया है वो नीति निर्देशक तत्व है। क्या इसको लागू करने योग्य है? यस, इसको लागू किया जा सकता है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। नागरिकों के लिए है क्या? मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, लेकिन ये नागरिकों के लिए नहीं है, ये राज्य के लिए है। और राज्य क्या करता है, इसमें कानून बनाते हैं किसके लिए? दिशा निर्देश देने के लिए जनता को। जो संविधान है राज्य को दिशा निर्देश देता है और राज्य है वो सामाजिक कल्याण और कल्याणकारी दिशा निर्देश देने का कार्य नागरिकों के लिए करता है। कोर्ट जाया जा सकता है क्या? यस, इसमें कोर्ट जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, अगर नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ये इसमें मुख्य बिंदु है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी के उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो भारत को सामाजिक आर्थिक न्याय आधारित राज्य बनाना। कहीं न कहीं जो सामाजिक इंक्लूसिव की बात होता है, एक आदर्श समाज की स्थापना हो उसकी बात होती है, तो उसे स्थापित करना। एक आर्थिक न्याय के बारे में बात करते हैं कि सभी गरीबी से छुटकारा पा सके, ये जिसे आर्थिक समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है, कि सभी लोगों के पास फाइनेंशियल इंक्लूसिव हो, यानी जो गरीब तबके लोग हैं उनको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। ये इस प्रकार के न्याय आधारित राज्य बनाना। नागरिकों को समानता, सम्मान और अवसर देना। सरकार को समाज सुधार की दिशा में कार्य करना। गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों की सहायता करना। लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार। मुख्य रूप से जो डीपीएसपी है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, सेकंड है गांधीवादी सिद्धांत और थर्ड है उदारवादी सिद्धांत। जो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत क्या बोलता है, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, हम बात किए कि नीति निर्देशक तत्व है 36 नंबर आर्टिकल से लेके 51 नंबर आर्टिकल में आता है। तो पहला है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत यानी सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो इनका मेन उद्देश्य होता है कि एक समान समाज की स्थापना करना जिसमें सबको बुनियादी सुविधाएं मिल सके, गरीब लोगों को वही सुविधाएं मिले जो एक अमीर लोगों को मिलता है। यानी एक हिसाब से जो समावेशी विकास के बारे में बात करते हैं, सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं, वो गरीब तबके लोगों तक पहुंच सके। पहला है आर्टिकल 38 क्या बोलता है, 38 बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, यानी तीनों तरह का जो न्याय है वो किसको देना, जनता को देना। ये कौन डिसाइड करेगा, ये राज्य डिसाइड करेगा। राज्य ने किसको दिया, संविधान ने राज्य को दिया है, तो राज्य डिसाइड करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जनता को मिले। आर्टिकल 39 बोलता है कि नीति निर्धारण में समानता होना चाहिए, जैसे कि सभी को आजीविका मिले, जीवन रोटी मिले, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले, यानी जो महिलाएं और पुरुष समान काम करता है तो उनके लिए समान वेतन होना चाहिए, इसमें कोई असमानता न हो, बचपन और मातृत्व की सुरक्षा मिले। आर्टिकल 41 बोलता है कि बेरोजगारों, वृद्धों और बीमारों की सहायता हो। तो कभी कभी जैसे बेरोजगारों को लिए बेरोजगारी भत्ता देता है, वृद्धों के कल्याण के लिए पेंशन देते हैं जो वृद्धा पेंशन के नाम से जाना जाता है। बीमारों को सहायता यानी इसके लिए क्या किया गया है, आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है। अगर कोई बीमार होता है तो आयुष्मान कार्ड के तहत हॉस्पिटल जा सकता है और अपने बीमारी का इलाज कराया जा सकता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 बोलता है कि श्रमिकों के लिए न्याय संगत कामकाजी स्थिति होनी चाहिए। आर्टिकल 43 मजदूरों को जीविका योग्य मजदूरी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि मजदूरी करा रहे हो लेकिन उसका मजदूरी का रेट है वो 300, 400 और महंगाई बढ़े जा रहे हैं, इसलिए उसका जो रोजगार है, उसके जो मजदूरी है वो उतना होना चाहिए जितना वो अपना जीवन यापन कर सके। आर्टिकल 47 बोलता है कि पोषण, स्वास्थ्य और शराबबंदी, कुछ कुछ ऐसे राज्य जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, वहां पे ड्राई स्टेट है, बट बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें में शराब बंद नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ये क्या होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। पोषण यानी जो कोई नागरिक है वो कुपोषित नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल 47 में लिखा गया है। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत बोलता है कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार इसको लागू करना चाहिए। यह है आर्टिकल 40 में कि पंचायत राज की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिकल 43 बोलता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 46 अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण। 47 मादक द्रव्यों से बचाव और 48 गाय और पशुधन की रक्षा। ये मुख्य रूप से आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत है। अब आता है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत क्या बोलता है कि एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और मानवतावादी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 44 जिसे कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, जैसे कि लाया गया है उत्तराखंड, गोवा, ये सब राज्य क्या है धीरे धीरे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि ये राज्य के लिए दिया गया निर्देश है। तो आर्टिकल 45 बोलता है कि बचपन की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 48 कृषि और पशुधन का वैज्ञानिक तरीका। 49 स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करना यूनेस्को की साइड से। यूनेस्को ये अपने जितने भी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत धरोहर होते हैं उनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, यानी न्यायपालिका का कार्य और कार्यपालिका का कार्य अलग अलग है। इनमें न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता और कार्यपालिका न्यायपालिका पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आर्टिकल 51 बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गए हैं जैसे कि केशवानंद भारती केस 1973 का, जो संविधान का मूल ढांचा डीपीएसपी पर आधारित है। मिनर्वा मिल्स केस 1980, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन जरूरी है। तो ये कुछ केस हुआ था, वो इसका दृष्टिकोण है। आज कई योजनाएं हैं जो डीपीएसपी थे, अब वो धीरे धीरे कुछ है जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, मौलिक अधिकार बन गए हैं। कुछ ऐसे हैं उसमें जैसे कि राज्य को
केंद्र के पास या फिर राज्य के पास जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे, उनको सुख सुविधा ज्यादा मिल जाएगी, तो जितने भी डीपीएसपी हैं उनको भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार बना सकता है। जैसे कि आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम्स आदि, ये सब डीपीएसपी के अनुसार लाया गया है। ये एक प्रकार से राज्यों का एक दिशा निर्देश था, जो इसे अप्लाई करके अब हर एक राज्य में देखने को मिलता है ये सब स्कीम, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो, मिड डे मील की हो या फिर राइट टू एजुकेशन की हो। बात करते हैं कि संविधान संशोधन और डीपीएसपी में बदलाव किस तरह से हुआ है। कुछ प्रमुख संशोधन हुआ था, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इसमें 4 नए नीति तत्व जोड़े गए थे। इसी तरह से जैसे कि सामाजिक है, आर्थिक है, ये सब नीति तत्व इसमें जोड़े गए थे। 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा को अधिकार बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करना, और ये कहीं ना कहीं 21 के तहत शिक्षा को क्या बनाया गया है, एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब बात करते हैं कंक्लूजन। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे हम डीपीएसपी देखे हैं वो संविधान द्वारा किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है, और राज्य अपने अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार कानून का, संविधान का पालन करते हुए लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता के बारे में सोचकर उनके वेलफेयर के बारे में दिशा निर्देश दे सकता है, कानून बना सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श भारत की रूप है। ये सरकार को याद दिलाते हैं कि देश केवल कानूनों से नहीं चलती, बल्कि नैतिकता, न्याय और सेवा से भी चलता है। अगर सरकारें इन सिद्धांतों को अपनाएं तो भारत सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है, और आने वाले समय में इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।